नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आचार्य धनंजय और धनिक के 10 रूपक की चर्चा चल रही है। अभी तक हमने वस्तु नेता रसस्तेषाम भेद कहा, यानी जो 10 रूपक होते हैं उनके ये 10 स्वरूप किस प्रकार से बने, क्योंकि सबका अभिनय होना है, सबको रंगमंच पे प्रस्तुत किया जाना है, तो फिर इनके अलग अलग प्रकार क्यों? तो उसके लिए आचार्य धनंजय ने ये कहा था कि रचना का यानी रूपक का यानी उस दृश्य काव्य का क्या स्वरूप होगा, ये तय करेगी वस्तु, नेता और रस। वस्तु यानी उसकी स्टोरी, उसका कथानक, नेता यानी उसमें जो पात्र हैं उन पात्रों का आयोजन, और रस यानी उसमें कौन सा रस है। 9 रस हैं हमारे यहाँ, तो कौन सा रस है उसमें, ये तीनों चीज़ें तय करेंगी कि वो जो रूपक है वो किस प्रकार का है। वह नाटक की कक्षा में आता है, प्रकरण की कक्षा में आता है, उसको संवकार कहा जाएगा, उसको इहामृग कहा जाएगा, बीथी प्रहसन, जो 10 हैं 10 में से कौन सा प्रकार उसका होगा, ये तय करेगा उसका कथानक, उसके पात्र, उसका नायक। अन्य पात्रों पे इतना ध्यान नहीं दिया गया है, नायक या नायिका भी हो सकता है, और उसका रस। अब चूंकि इनमें सबसे पहले वस्तु की बात की गई है, इसलिए 10 रूपकार अब सबसे पहले वस्तु की चर्चा करते हैं। वस्तु की चर्चा करते हुए कहते हैं वस्तु च दुविधा। जो वस्तु होती है ना, जो कथानक होता है, वो 2 प्रकार का होता है। कथमित्याह, कौन कौन से 2 प्रकार हैं? तो कहते हैं तत्राधिकारिकम मुख्यम अंगम प्रासंगिकम विधु। भाई इसमें जो मुख्य कथानक होता है उसको आधिकारिक कथानक कहा जाता है, और जो अंग कथानक होता है उसको प्रासंगिक कथानक कहा जाता है। जैसे शरीर अंगी है और हाथ पैर उसके अंग हैं, उसी प्रकार से मुख्य कथानक, अगर आप कोई स्टोरी लेते हैं, आप कोई ग्रंथ लेते हैं, आप कोई रचना बनाते हैं, तो जो मुख्य कथानक है, जो शुरू से अंत तक चलता है, उसको क्यों मुख्य कहा गया इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन दूसरा कथानक ऐसा होता है जो उसकी मदद के लिए आता है, उसके साथ भी चलता है। तो जैसे शरीर और उसके अंगों का महत्व है, उसी प्रकार से 2 प्रकार के कथानक हैं, एक आधिकारिक, एक प्रासंगिक। आधिकारिक शरीर के समान है और प्रासंगिक उसके अंग, हाथ इत्यादि के समान है। अब सबसे पहले ये समझाते हैं कि आधिकारिक क्या है। लेकिन अगर आपको ये प्रासंगिक और आधिकारिक समझ में नहीं आया है, तो वृत्ति भाग में उसका उदाहरण भी धनिक ने प्रस्तुत किया है। वो कहते हैं प्रधान भूत आधिकारिकम। जो प्रधान कथानक होता है उसको आधिकारिक कथानक कहते हैं। यथा रामायणे राम सीता वृत्तांतम, जैसे रामायण में राम और सीता का वृत्तांत, ये प्रमुख कथानक है उसका। तद अंगभूतम प्रासंगिकम, और उसका कोई अंग के समान हो, उसके किसी भाग के समान जो हो, उसको प्रासंगिक कहा जाएगा। उसके लिए उदाहरण देते हैं विभीषण सुग्रीवादि वृत्तांतम, जैसे विभीषण या सुग्रीव इत्यादि के वृत्तांत, ये रामायण के प्रासंगिक कथानक है। राम सीता का कथानक रामायण का मुख्य कथानक है, उसमें सुग्रीव आए तो सुग्रीव का कथानक प्रासंगिक कथानक है, विभीषण आए वो भी प्रासंगिक कथानक है। तो अब अधिकार के बारे में बताते हैं कि इसको अधिकार क्यों कहा गया है। तो कहते हैं अधिकारः फलस्वामी अधिकारी च तत्प्रभु तन्निवर्त्यम अभिव्यापी वृत्तम स्यात् आधिकारिकम। भाई फल जो है ना, उसको अधिकार कहा गया। क्यों अधिकार कहा गया? क्योंकि फल जिसको मिलता है,
फल जिसको प्राप्त होता है वही उस फल का अधिकारी है। तो नायक जो है उसको रचना के अंत में फल की प्राप्ति हो। जब भी कोई कथानक लिखा जाता है तो रचनाकार जो है वो ये तो तय करता है कि आजकल के सीरियल की तरह नहीं चला करता है कि भाई आप देखते जाइए, आपको जैसा लगे। कई बार तो पूछते हैं एकता कपूर जैसे लोग कि इसमें आगे हम क्या करें, आप बताइए, इस कथानक को हम किस दिशा में ले जाएं। तो ऐसा नहीं है, होता ये है क्योंकि सत्य कथा पे आधारित है तो उसका अंत आपको मालूम है। लेकिन अगर कोई ऐतिहासिक कथानक नहीं है, आपका काल्पनिक कथानक है, तो कल्पना तो उसको किसी भी दिशा में ले जा सकती है। लेकिन फिर भी कोई भी कथानक लिखा जाए उसमें आपको इस चीज का ख्याल तो रखना ही चाहिए कि इसका अंत क्या होगा। अधिकांश सीरियल इस समय जो टीवियों पे चला करते हैं उनमें कहीं पे भी उसका एंड क्या होगा इसका लक्ष्य लेके वो नहीं चलते हैं। इसीलिए उसको लंबा करते चले जाते हैं क्योंकि उनको तो इसमें रस है। और बहुत सारे सीरियल ऐसे हैं जिनको वो एंड तक नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि अगर उसका एंड होता है तो उनका सीरियल ही ख़त्म हो जाता, तो फिर से कुछ नए ढंग से उसकी वार्ता शुरू करेंगे, कथानक शुरू करेंगे। लेकिन ये वास्तविकता नहीं है, ये योग्य नहीं है। कम से कम किसी रचना में ऐसा नहीं किया जा सकता। आप सीरियल दिखा रहे हैं, दिखाते रहिए, लेकिन किसी रचना में ऐसा नहीं किया जा सकता। तो कोई भी रचना होगी उसमें आपको ये तो तय करना पड़ेगा कि इस रचना को कहाँ जाके आपको पूर्ण करना है, इसका फल क्या होगा, यानी इसकी फलश्रुति किस रूप में प्राप्त होगी। जो वो फलश्रुति है उसको अधिकार कहा जाएगा, और वो फल जिसको मिलता है उसको उसका अधिकारी कहा जाएगा। और संपूर्ण रचना के अंदर चूंकि शुरुआत से लेके अंत तक उसी फल की प्राप्ति के लिए सारे प्रयत्न होते रहते हैं, जो कुछ भी किया जाता है उसी फल की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो जिस फल की प्राप्ति के लिए ये सारे काम किए जाते हैं वो कथानक जहाँ जहाँ पे है पूरा आधिकारिक कथानक है। फिर से जरा इस कारिका को देखते हैं। अधिकारः फल स्वामी। देखिए, फल का जो स्वामित्व है उसको अधिकार कहा जाता है। अधिकारी च तत्प्रभु, और जिसके पास अधिकार होता है उसको अधिकारी कहा जाता है, वो उसका स्वामी होता है। तो फल को अधिकार कहा जाता है, अधिकार जिसको मिलता है उसको अधिकारी कहा जाता है। अब फलश्रुति तो नायक के पक्ष में ही जाती है, तो नायक इसका अधिकारी हुआ। तो नायक को लेकर के तन निर्वर्त्य अभिव्यापी, तो उस जो अधिकारी है, जो नायक है, उससे संबंधित जो भी कथानक रहेगा, वृत्तम यानी जो स्टोरी रहेगी, जो कथा वस्तु रहेगी, जो कथानक रहेगा, स्यात् आधिकारिकम, उसको आधिकारिक कथानक कहा जाएगा। अब चूंकि इसका उदाहरण ऊपर दे चुके हैं कि रामायण में जैसे राम सीता का कथानक है, रामायण जहाँ से शुरू होती है वहाँ से वो कथानक शुरू होता है। कभी राम का हुआ, जब उनका विवाह हो गया तो सीता भी उनके साथ आ गई, और फिर वही कथानक चलता रहता है। और राम को सीता की प्राप्ति हुई, राम का वनवास पूरा हुआ, राम राजा बने, वहाँ आकर के वो कथानक पूरा हो जाता है। तो ये आधिकारिक कथानक है। आगे वृत्ति भाग में और स्पष्ट करने के लिए धनिक क्या लिखते हैं उसको देखते हैं। फलेन स्वस्याभिसंबंधो अधिकारः, फल के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसको, या फल का जो स्वरूप है उसको ही अधिकार कहा जाता है। फल का सीधा संबंध यानी साक्षात फल जो है वो अधिकार है, ऐसे हम कह सकते हैं। फल स्वामी अधिकारी, और वो फल जिसको प्राप्त होता है उसका जो स्वामी होता है, जिसको उसकी प्राप्ति होती है, वो उसका अधिकारी है। तेनाधिकारेणाधिकारिणा या निर्वृत्तम फल पर्यंतास्ताम नियमान मिति वृत्तम आधिकारिकम। तो उस अधिकार और अधिकारी के भाव से जब तक कि उस अधिकार की प्राप्ति अधिकारी को ना हो जाए, निर्वृत्तम उसकी प्राप्ति, तब तक फल पर्यंताम,
फल प्राप्ति तक जो भी कथानक चलेगा, नियमानाम, ले जाने वाला, इतिवृत्तम, जो कथानक है, आधिकारिकम, उसको आधिकारिक कथानक कहा जाएगा। फिर से आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि वो जो फल है वो अधिकार है, वो फल जिसको मिलता है यानी नायक को मिलता है। इसी हिसाब से ये भी तय किया जाता है कि मुख्य नायक कौन है इसमें। मान लीजिए हम आपको एक फिल्म का उदाहरण देते हैं, शोले फिल्म है। अब शोले फिल्म में अमिताभ बच्चन भी है, धर्मेंद्र भी है, लेकिन जब शोले बनी तब अमिताभ बच्चन की तूती ऐसी नहीं बोला करती थी जैसे आजकल बोलती है, लेकिन दोनों का रोल बराबर बराबर चला। लेकिन चूंकि अंत में गब्बर को जो मारने का काम है या गब्बर को जो पकड़ने का काम है वो किसने पूरा किया, क्योंकि यही इसका बीज था कि गब्बर चाहिए वो भी जिंदा, ठाकुर ने यही तो कहा था। तो आप ये समझ लीजिए कि उस फल की प्राप्ति किसने करवाई, धर्मेंद्र ने करवाई है। इसलिए इस नायक का अधिकारी नायक जो है वो धर्मेंद्र है, और गब्बर को पकड़ना जो इस फिल्म का मुख्य लक्ष्य था वो कब और कैसे प्राप्त हुआ, किसके माध्यम से प्राप्त हुआ है, वो इसका है। और वहाँ तक की जो भी कथानक है, चाहे आप उन दोनों पात्रों को रामगढ़ लेके आएँ और उसके लिए आप तांगे पे बिठाएं, वो जो भी आयोजन है वो सब मुख्य कथानक के अंतर्गत आएंगे। तो आप इस प्रकार से समझिए कि अधिकार जो है, फल को अधिकार कहा जाता है, वो फल जिसको मिलता है वो उसका अधिकारी होता है। और अधिकारी को जब तक फल ना मिले उस फल की प्राप्ति के लिए कथानक में जो कुछ भी आप गूंथते हैं, जो कुछ भी उसके लिए आप तैयारी करते हैं, वो पूरा इतिवृत्त जो है वो आधिकारिक कथानक कहा जाता है। तो अगर आपको आधिकारिक समझ में आ गया तो हम प्रासंगिक कथानक की चर्चा करते हैं। तो प्रासंगिकम परार्थस्य स्वार्थो यस्य प्रसंगतः। देखिए, प्रासंगिक कथानक उसको कहते हैं जो दूसरे के कार्य की सिद्धि के लिए, दूसरा कोई और नहीं है, जो अधिकारी है उसके कार्य की सिद्धि के लिए वो जुड़ता है, लेकिन उसकी कार्य की सिद्धि के साथ ही जो प्रासंगिक कथानक है उसकी भी कार्य सिद्धि होती है। देखिए, यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ लीजिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पे आता है, कथानक में जब आप किसी अन्य को जोड़ते हैं तो उसका अपना कुछ ना कुछ लक्ष्य होना चाहिए, उसकी अपनी कुछ ना कुछ प्राप्ति होनी चाहिए। मैं फिर से शोले की कथा पे आता हूँ, उसमें अमिताभ बच्चन किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करता है, इसलिए उसके कथानक को आप प्रासंगिक कथानक नहीं कह सकते। वो जो करता है अपने मित्र के लिए करता है, मित्र के प्राण बचाने के लिए हेड और टेल का भी जो उपयोग करता है वो भी उसी तरीके से करता है। इसलिए वो भी जैसे राम के साथ लक्ष्मण है मुख्य कथानक में, उसी प्रकार से आपको अमिताभ बच्चन के कथानक को मानना पड़ेगा। लेकिन अमिताभ बच्चन को सुग्रीव की तरह अपने फल की प्राप्ति करनी होती तो वो प्रासंगिक कथानक का भाग हो जाते। तो एक मुख्य नायक हमने कहा धर्मेंद्र है, लेकिन उसके साथ में जैसे राम के साथ लक्ष्मण थे ऐसे धर्मेंद्र के साथ अमिताभ बच्चन भी हो सकता है। जय और वीरू की जोड़ी तो आपने बड़ा सुना हुआ है। तो फिर से विषय पे आए, प्रासंगिक कथानक वो होता है जो अन्य की सिद्धि के लिए अपने अर्थ की प्राप्ति करता है। अन्य की सिद्धि तो अन्य कोई और नहीं है, यहाँ अन्य क्या है, वही आधिकारिक कथानक का जो नायक है उसके फल की सिद्धि करते करते उसको अपने फल की सिद्धि प्राप्त होती है। अब जरा समझें, सुग्रीव वाले कथानक को ही लेते हैं। चलिए पहले वृत्ति भाग देख लेते हैं। यस्येति वृत्तस्य पर प्रयोजनस्य समस्त प्रसंगात प्रयोजन सिद्धि। भाई, जो आप मुख्य कथानक है उसकी सिद्धि के साथ ही जो प्रासंगिक कथानक का नायक है उसके अपने कार्य की सिद्धि हो जाती है। तत् प्रासंगिक मिति वृत्तम, उसको प्रासंगिक इतिवृत्त कहा गया है। अब अगर आप ध्यान दें तो राम को सीता की जरूरत थी, राम को रावण को मारना था और सीता को प्राप्त करना था, और सीता को अगर वो प्राप्त करें तो ही अयोध्या जाकर के राजा बन सकते हैं। आप समझ लीजिए, अगर अयोध्या राम बिना सीता के जाते हैं तो फिर अयोध्या में उनका कोई मान कोई सम्मान नहीं रहेगा, क्योंकि जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया वो अपने राज्य की रक्षा क्या करेगा, ये स्पष्ट हो जाता है।
तो राम के लिए अयोध्या का राजा बनना हो तो भी ये बड़ा जरूरी था कि वो अपनी पत्नी को प्राप्त करें। चलिए, राम की पत्नी का जो अपहरण हुआ उसको ढूंढते हुए सुग्रीव के पास पहुंचते हैं। सुग्रीव को क्या चाहिए? उनको भी अपनी पत्नी और अपना राज्य चाहिए। राम ने बाली को मार दिया और सुग्रीव को उसकी पत्नी और उसका राज्य मिल गया। और सुग्रीव के साथ मित्रता ये हुई थी कि भाई राम उनकी मदद करेंगे, वो सुग्रीव राम की मदद करेंगे। तो फिर वो वानर सेना जाती है। तो राम के कार्य की सिद्धि में ही सुग्रीव की कार्य सिद्धि हो गई। चलिए और उदाहरण, जो उसका दूसरा विभीषण वाला उदाहरण है। विभीषण लंका से आ गया, जैसे आए राम ने उनका राज्याभिषेक कर दिया कि आओ लंकेश। तो विभीषण की फल प्राप्ति क्या है कि वो लंका के राजा बने। लेकिन लंका के राजा कब बनेंगे? जब रावण मरेगा। तो रावण मारना विभीषण के लिए जरूरी है या राम को सीता प्राप्ति के लिए रावण को मारना जरूरी है? एक ही फल है कि रावण को मारा जाए, लेकिन उसी फल में यहाँ प्रासंगिक कथानक जो विभीषण है उसका भी फल निहित हो गया है। तो इस प्रकार से जब मुख्य कथानक के साथ ही अन्य कथानक के फल की सिद्धि होती है तो वो जो अन्य कथानक है वो प्रासंगिक कथानक कहा जाता है। अब इस प्रासंगिक कथानक के भी दो भाग होते हैं, पताका और प्रकृति। पताका कथानक कौन सा है? जो कथानक मुख्य कथानक के साथ अनुबंध रखता हो। इसलिए यहाँ पे उसकी व्याख्या दी है, सानुबंधम पताकाख्यम प्रक्रिया प्रदेश भाग। जो मुख्य कथानक के साथ थोड़ा लंबा तक, थोड़ी दूर तक चले, उसको उसके साथ बंधा हुआ है, इसलिए उसको पताका कथानक कहा गया है। प्रासंगिक के दो स्वरूप कहे, पताका और प्रकृति। तो जो कथानक में उसके साथ थोड़ी दूर तक चले, जिसके नायक का अपना फल हो, जिसको फल चाहिए, जैसे सुग्रीव को राज्य चाहिए था, विभीषण को भी राज्य चाहिए था, तो वो पताका कथानक कहा जाएगा। लेकिन उसके किसी एक भाग में कोई एक घटना घटित हो, कोई एक पात्र आए, वो अपना कार्य करके चला गया, तो प्रकृति कथानक का भाव होगा। तो प्रासंगिक कथानक भी दो प्रकार के होते हैं। इन दोनों कथानक का लक्ष्य होता है कि नायक का जो मुख्य कथानक है उसके उपकारक बने, नायक के सहायक बने। लेकिन जो पताका कथानक है उसमें एक अपना नायक होता है और उसको अपने फल की अपेक्षा होती है। लेकिन प्रकृति कथानक का जो पात्र होता है उसको किसी फल की अपेक्षा नहीं होती है, और वो घटना तो एक घटित हुई और चली गई। जैसे आप सबरी की कथा देख सकते हैं कि रामायण में सबरी आती है, राम को उसने बेर बेर खिलाए और राम को मार्ग बताया कि आप पंपा सरोवर चले जाइए, वहाँ सुग्रीव से मित्रता कीजिए, आपका कार्य हो जाएगा, और वहीं अपने शरीर का परित्याग कर दिया। एक और कथानक देखते हैं, यहाँ पे जो जटायु है उसका कथानक आता है। जटायु को क्या चाहिए था राम से? कुछ भी नहीं चाहिए था, लेकिन सीता की रक्षा करते करते मर गया, और राम को ये बताता गया कि रावण आपकी पत्नी का अपहरण करके ले गया है, मैंने उसको बचाने की कोशिश की लेकिन मैं बचा नहीं पाया। तो ये बड़े उपकारक होते हैं, मुख्य कथानक के उपकारक होते हैं, नायक पे उपकार करते हैं, लेकिन इनका अपनी कोई फल प्राप्ति नहीं होती है, और बस आए कथानक में उन्होंने अपना रोल पूरा किया और उसके बाद वो चले जाते हैं। ऐसे कथानक को, ऐसे छोटे से कथानक को जो प्रदेश भाग, उसके एक भाग में थोड़ी देर के लिए आपको दिखाई देता है, उसको प्रकृति कहा गया है। चलिए वृत्ति भाग देख लेते हैं। दूरम पद अनुवर्तते प्रासंगिकम सा पताका। जो कथानक में दूर तक चलता है उसको पताका कथानक कहा गया है। सुग्रीवादि वृत्तांतम, रामायण को अभी उदाहरण के रूप में लेते हैं, बोले सुग्रीव इत्यादि की कथा। पताकेव असाधारण नायका चिन्हवद उपकारित्वात्। उसी पताका के समान नायक पे उपकार करने के लिए यद अल्पम, जो बहुत छोटा सा कथानक होता है, दूरम नानुवर्तते, जो मुख्य कथानक के साथ आगे तक नहीं चलता है, उसको प्रकृति कहा जाता है। यहाँ उन्होंने उदाहरण दिया है श्रवणादि वृत्तांतम, जैसे श्रवण इत्यादि की कथा। क्योंकि अगर हम राम सीता के कथानक को रामायण का मुख्य कथानक मानते हैं तो हमें श्रवण की कथा नहीं, इसका उत्तम उदाहरण है शबरी की कथा या जटायु की कथा। चलिए, तो आज हमने कथा वस्तु के इन प्रकारों की चर्चा की। इसके और भी प्रकार होते हैं,
तो उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा हो रहा है। जब बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है तो थोड़ा परेशानी हो जाती है। मैं समझता हूँ क्या आधिकारिक कथानक क्या है और प्रासंगिक कथानक क्या है, पता का कथानक क्या है और प्रक्रिया कथानक क्या है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।